नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। सुबह के 10 बज गए हैं और वक्त हो चला है अपना बिहार का। अपना बिहार में हम लोग बिहार की खबरों को जानेंगे, तो अब तक की बड़ी खबरों पे एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन में तेजस्वी पर टेंशन जारी है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने यह कह दिया कि तेजस्वी ही बनेंगे सीएम, जबकि मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता तेजस्वी के चेहरे पर अब तक कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है। दूसरी बड़ी खबर सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री आज लघु उद्यमी योजना के लाभार्थियों को पहली किश्त देंगे। पटना में 24 जून को कार से बीच सड़क पर हाहाकार मचाने की कोशिश हुई थी और ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलने के प्रयास मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने कार को जब्त करने के साथ ही ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। और इसके बाद आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। वो भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर मौसीबाड़ी जा रहे हैं और इस मौके पर बिहार के भी कई शहरों में अलग अलग समय पर रथ यात्रा शुरू हो रही है। तो इंडिया गठबंधन से सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा? बिहार के सियासी गलियारे में चुनाव की आहट से पहले से ये सवाल घूम रहा है। आरजेडी की ओर से तेजस्वी के सिवा दूसरा कोई नहीं का दावा किया जाता है, जबकि कांग्रेस के बड़े नेता हर बार तेजस्वी के चेहरे के सवाल को टाल जाते हैं। लेकिन बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद अखिलेश सिंह इस सवाल पर काफी मुखर हैं और उनका यह कहना है कि तेजस्वी यादव के सिवा इंडिया गठबंधन से दूसरा कौन बनेगा सीएम, यह सिर्फ औपचारिकता है। तेजस्वी के नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जैसे ही अखिलेश सिंह ने यह बात बोली है, उसके बाद इसको लेकर और भी ज्यादा सियासत होने लगी है। चूंकि कांग्रेस में अभी जो मौजूदा इस वक्त कांग्रेस के नेता हैं, वो नहीं मान रहे हैं तेजस्वी को सीएम चेहरा। और इतनी बार राहुल गांधी भी बिहार आ चुके हैं, लेकिन तेजस्वी के साथ मिलकर कोई साझा कार्यक्रम नहीं किया, कोई बैठक भी नहीं हुई है। और इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा। इस पर अभी एक जुट होकर के ये नहीं कहा गया है कि सीएम चेहरा तेजस्वी ही होंगे या नहीं। यादव को सीएम बनाना है तो और कौन बनेगा? तेजस्वी यादव सीएम बने, फॉर्मेलिटी है। सीट शेयरिंग पे भी बातें हुई सर। अरे भाई, कोई इधर दिक्कत नहीं है। तेजस्वी के चेहरे पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम भी अलग राय रखते हैं और अब तक उन्होंने भी तेजस्वी को सीएम का चेहरा नहीं माना है। तो देखिए, सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव पर कांग्रेस में अखिलेश बनाम राजेश राम की लड़ाई छिड़ी है? क्योंकि तेजस्वी खुद को सीएम पद का दावेदार बताते हैं, लेकिन गठबंधन के सबसे बड़े साथी कांग्रेस में ही कुछ नेताओं ने राजेश राम को सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग रख दी थी। हालांकि इस पर राजेश राम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और तेजस्वी के चेहरे के सवाल पर कांग्रेस के तमाम नेता सिर्फ एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, गुरुवार को दानापुर के बेहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती की 75वीं पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उसी मंच से मंत्री विजय चौधरी ने सम्राट चौधरी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। विजय चौधरी ने सार्वजनिक मंच से यह बताया कि सम्राट चौधरी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। दरअसल बात सहजानंद सरस्वती के स्मृति को सहेजने की हो रही थी। उसी संदर्भ में विजय चौधरी ने सम्राट चौधरी को नंबर 2 बताया, यानी कि नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी का नंबर आता है। की तरफ से जरूर विचार करेंगे। हमारे वरिष्ठ समझिए कि बिहार सरकार के नंबर 2 श्री सम्राट चौधरी जी बैठे हैं और जो बातें डॉक्टर साहब ने कही है, हम लोग सरकार की तरफ से जरूर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को नीतीश सरकार में नंबर 2 का नेता बता दिया है। विजय चौधरी के इस बयान का बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने स्वागत किया है और ये कहा है कि विजय चौधरी का ये बयान बताता है कि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और आगामी चुनाव में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए शानदार सफलता हासिल करेगा। चौधरी जी के उस बयान का जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 के पोजीशन में हैं, उस बयान का स्वागत करते हैं। उनका यह बयान एनडीए की चट्टानी एकता को दर्शाता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि माननीय सम्राट चौधरी के सफल नेतृत्व में
किस तरह से एनडीए और भाजपा दोनों आगे बढ़ रहा है, दोनों प्रगति कर रहा है। और निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में बिहार में इस बार सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में इस बार हम लोग बहुत शानदार सफलता हासिल करने जा रहे हैं। तो देखिए, सम्राट चौधरी पर विजय चौधरी के बयान का जहां बीजेपी स्वागत कर रही है, तो वहीं विपक्ष के नेताओं ने पलटवार किया है और ये कहा है कि विजय चौधरी के बयान ने ये दिखा दिया है कि जेडीयू में अब बीजेपी की सोच हावी होने लगी है। इस पर जेडीयू प्रवक्ता ने भी पलटवार किया है। देखिए, सरकार में शामिल लोग समय समय पर विजय सिन्हा जी को ये बताते रहते हैं कि आप अपनी औकात में ही रहिए, ज़्यादा व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई बहुत बड़ी हैसियत है नहीं सरकार में। और विजय सिन्हा जी को चिढ़ाने के लिए सरकार के लोग अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। सम्राट चौधरी जी नंबर 2 हैं, मतलब साफ है कि विजय सिन्हा जी नंबर 3 है या उसके बाद होंगे। भूंजा पार्टी के लोग कहीं ना कहीं उनकी राजनीति को, उनकी सोच को एलिमिनेट करने की राजनीति में लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को मजबूती प्रदान करने के लिए ये लोग नीतीश जी के ही खिलाफ साजिश में लग गए हैं और ये साजिश अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगा है। आदरणीय विजय चौधरी जी ने कल बिहटा में कार्यक्रम के दौरान माननीय सम्राट चौधरी जी को 2 नंबर का मंत्री बताया। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि कैबिनेट मंत्री की सूची में आदरणीय नीतीश कुमार जी के बाद माननीय सम्राट चौधरी जी का नाम है। बिहार सरकार में वो डिप्टी सीएम है। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने यह कहा कि तेजस्वी यादव जो कलम बांट रहे हैं उसी कलम से लिखकर 10वीं की परीक्षा पास कर जाना चाहिए। पीके ने कहा कि 9वीं फेल ये चाहता है कि हम कलम बांटकर बिहार का राजा बने, हमें कलम नहीं शिक्षा बांटनी है। तेजस्वी यादव जो युवाओं को कलम बांट रहे हैं उसी कलम से 10वीं क्लास का परीक्षा देकर पास हो जाना चाहिए, ताकि कम से कम युवाओं को भरोसा हो। क्योंकि सामान्य परिवार के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं 5-5 साल 10-10 साल पढ़ के वो बेरोजगार घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। 9वां फेल नेता का लड़का चाहता है कि हम बिहार का राजा बने कलम बांट के। हम लोग को कलम नहीं बांटना है, हम लोग को शिक्षा बांटनी है। कलम और कॉपी बांटने से शिक्षा नहीं बटेगी। अच्छा स्कूल होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। पटना से बड़ी खबर, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कुचलने का प्रयास का मामला। न्यूज़ 18 की खबर का असर दिखा इस मामले में। अब देखिए, खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन में आया है पुलिस महकमा। कार को जब्त कर लिया गया है। कार ड्राइवर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब ड्राइवर से पूछताछ करने में पुलिस जुटी है। देखिए, न्यूज़ 18 ने जब यह खबर दिखाया तो इस खबर का असर भी हुआ है। एक्शन में पटना पुलिस आ चुकी है और जो ड्राइवर था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही साथ वो जो कार थी उसको भी जब्त कर लिया गया है। देखिए, ये उस दिन का ये सीसीटीवी फुटेज है। इस फुटेज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो ड्राइवर है वो बड़े ही दुस्साहस करते हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर ही आगे गाड़ी चढ़ाने से बिल्कुल भी नहीं डरता है और साइड से गाड़ी तेज करके भगा लेता है। पहले तो बताया जा रहा था कि ये जो गाड़ी नंबर है वो फर्जी है और इसी वजह से पहले इसका पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ड्राइवर कौन है, कौन गाड़ी चला रहा था। लेकिन अब पता चल चुका है कौन गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है और बता दें आपको, गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। ये वही गाड़ी है जिससे ड्राइवर ने दुस्साहस की थी। पुलिस जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी थी उस पर गाड़ी चढ़ा देने की कोशिश की गई थी और तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से गाड़ी चालक ने पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं। संजय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। संजय, हिरासत में कार ड्राइवर ले लिया गया है और जब्त भी कर लिया गया है कार, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए 12 जून के बाद, ठीक 12 दिन के बाद 24 जून को ये घटना हुई थी गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के चितकोहरा गोलंबर पर। और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया वो काफी चौंकाने वाला था। किस तरीके से जो पुलिस कांस्टेबल हैं वो थार के सामने आ गए और उन पर चढ़ान कर भागने की कोशिश की गई थी। तो वायरलेस मैसेज फ्लैश हुआ था, हालांकि वो पकड़ा नहीं जा सका था। और न्यूज़ 18 को जब सीसीटीवी फुटेज मिला कल और उसके बाद लगातार न्यूज़ 18 इस खबर पर बना रहा और कई सवाल पटना पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से भी थे कि पुलिस की इतनी चौकस व्यवस्था रहती है उसके बावजूद भागने में कैसे सफल रहा। देर शाम कह सकते पुलिस को ये कामयाबी मिली, रात तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे। और
जो थार है उसको रिकवर किया गया, जब्त किया गया, ड्राइवर को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ चल रही है कि आखिरकार उसने दुस्साहस का परिचय क्यों दिया। अगर कोई पुलिसकर्मी गाड़ी रोकता है तो आपने क्यों नहीं गाड़ी रोका। एक और जो बात पता चली थी कि गाड़ी का नंबर प्लेट जो है वो फर्जी है, उसको भी पुलिस वेरीफाई कर रही है और फिलहाल उस थार में भी नंबर प्लेट नहीं है, तो क्या उसको खोल लिया गया। तमाम चीजों पर अभी छानबीन पुलिस कर रही है। उसके बाद आधिकारिक तौर पर जब बयान देगी पुलिस तब सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से दुस्साहस का परिचय किया गया था उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। जी ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, खाद्य निगम के लेखपाल पर दबिश दी गई है। राजेश कुमार के 6 ठिकाने पर छापा पड़ा है। ईओयू की टीम छापेमारी कर रही है। मोतिहारी में पदस्थापित है राजेश कुमार। आय से अधिक संपत्ति मामले में रेड किया गया है। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर में रेड, पटना में भी छापेमारी चल रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, ईओयू की टीम छापेमारी कर रही है। खाद्य निगम के लेखपाल पर दबिश दी गई है। राजेश कुमार के 6 ठिकानों पर छापा पड़ा है और आय से अधिक संपत्ति का ये मामला बताया जा रहा है और इसी मामले में ईओयू ने कार्रवाई की है। छापेमारी चल रही है। बता दें आपको, इस संपत्ति मामले में, आय से अधिक संपत्ति मामले में मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर में रेड की गई और पटना में भी छापेमारी चल रही है। तो आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। बताया जा रहा है कि एक खाद्य निगम के लेखपाल पर दबिश दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, खाद्य निगम के लेखपाल पर कार्रवाई, पूरी जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए मोतिहारी में भी आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी चल रही है और राज्य खाद्य निगम के लेखापाल हैं राजेश कुमार, उनके कार्यालय में छापेमारी हो रही है। देखिए पूरे बिहार में छापेमारी हो रही है, लेकिन ये मोतिहारी में पदस्थापित हैं, तो वैसी स्थिति में इनके कार्यालय और आवास के पे भी छापेमारी चल रही है। कई अहम दस्तावेज जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि कई कागजात जो है आर्थिक अपराध को मिले हैं और पहले से ही आय से अधिक संपत्ति मामले में इन पर जांच चल रही थी और उसी के दौरान ये कार्रवाई हुई है। राजेश कुमार जो लेखापाल हैं, उन पर पहले से भी लगातार लोगों ने शिकायत की थी और उसके बाद शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई जो है वो आर्थिक अपराध इकाई की हो रही है। अभी आर्थिक अपराध इकाई की पूरी टीम जो है, जो उनका जो कार्यालय है वहाँ पर मौजूद है। जिला आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जो केंद्र है वहीं पर छापेमारी जो है आर्थिक अपराध इकाई की जा रही है। तो छापेमारी की शुरुआत कब हुई और क्या ये अभी छापेमारी की जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी भी छापेमारी चल रही है और ये लगभग 2 घंटे से छापेमारी चल रही है और जो जानकारी मिल रही है कि आर्थिक अपराध इकाई को कई जानकारी पहले से इनके बारे में भ्रष्टाचार को लेकर मिले थी, आय से अधिक संपत्ति को लेकर इनके बारे में जानकारी हुई थी और उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई की है और पटना के साथ साथ पटना, हाजीपुर और मोतिहारी में लगभग 6-7 जगहों पर छापेमारी हो रही है। लेकिन ये मोतिहारी में पदस्थापित है, राज्य खाद्य निगम में ये लेखापाल है और भ्रष्टाचार से आकुल संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। वैसी स्थिति में आर्थिक अपराध इकाई की बड़ी कार्रवाई जो है वो मोतिहारी में भ्रष्टाचार को लेकर हो रही है। ठीक है अवनीश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। खबर मोतिहारी से, जहां मोतिहारी में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर सामने आई है। दरअसल सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लाइट कटने के बाद जनरेटर के अभाव में डॉक्टर को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करना पड़ा। ये तस्वीर हैरान करने वाली है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार अपने बजट का 15 से 20% हिस्सा खर्च करती है, लेकिन स्थिति जस के तस है। मतलब आप ये समझ सकते हैं पावर कट होने के बाद यहाँ पर स्थिति क्या है। मोबाइल के फ्लैश से, टॉर्च के माध्यम से इलाज किया गया है मरीजों का और यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है कि भगवान भरोसे यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है। पावर कट जाने के बाद सभी के हाथ में अपना अपना फ़ोन है, फ्लैश लाइट के जरिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलाज किया गया है और ये जो सदर अस्पताल है वो अंधेरे में डूब चुका है। खबर भागलपुर से, जहां पत्नी के रहते कई लड़कियों से प्रेम करने वाले पति ने परिवार वालों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करने का प्रयास किया। पहले फांसी पर चढ़ाने की कोशिश की, फिर चाकू से हमला करके पत्नी को घायल कर दिया और महिला के बच्चों ने जब वहां पर हल्ला करने लगे और उसके बाद आसपास के लोग आए, घटना की सूचना घायल महिला के माता पिता को दिया गया। सभी मौके पर पहुंचे, महिला को लेकर सदर अस्पताल ले गए। इसके बाद वहां से प्राथमिक उपचार के बाद महिला को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भेज दिया गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है।
खसरी मन लगाए चले तब वहाँ से छटपटाए का चिचियावा लगले बच्चा आसमी तब चक्कू है में लगले तब बच्चा आसमी बेहोश हुआ लगले धोधा तब हम छोरी का तब लोहार राइट से मार ले। ऑपरेशन फायरवॉल के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरफ्तारी लगातार जारी है और इसी कड़ी में साइबर थाने की पुलिस ने नवादा के कादिरगंज थाना क्षेत्र के नेतना गांव में छापेमारी करके 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 4 फोन, 2 पासबुक, 1 चेकबुक, 1 पैन कार्ड और 1 आधार कार्ड बरामद किया गया है। साइबर एसडीपीओ ने यह बताया कि 25 जून को प्रतिबिंब पोर्टल पर मोबाइल नंबरों के जरिए ठगी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया और छापेमारी की गई। ये अपराधी मोबाइल फोन को हैक कर लोगों से ठगी का काम करते थे। फिलहाल साइबर थाने की पुलिस ग्रुप के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ग्राम थाना कादिरगंज में छापेमारी की गई थी, जहां से मोबाइल फोन को हैक करके साइबर ठगी करने वाले गिरोह के 2 मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया है। इनके मुखिया और अन्य 10 से 15 लोग भाग गए, जिनकी भविष्य में गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सहरसा में 42 करोड़ की लागत से अमृत भारत स्टेशन का भव्य कायाकल्प किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन होना भी बाकी है। इस स्टेशन को एयरपोर्ट वाली सुविधा से सुसज्जित किया गया है। स्टेशन की दीवारों को मिथिला पेंटिंग से सजाया जा रहा है ताकि लोग अपने पौराणिक गाथाओं को मिथिला पेंटिंग के माध्यम से जान सकें। सहरसा स्टेशन पर मिथिला पेंटिंग का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार अनुभव सिंह ने। 42 करोड़ की लागत से जो है सहरसा में अमृत भारत स्टेशन का जो है निर्माण कराया गया है, जिसमें जो है मिथिला पेंटिंग के माध्यम से जो है जो मिथिला की पहचान है। सहरसा भी एक मिथिला का अंग है। मिथिला पेंटिंग के माध्यम से सहरसा स्टेशन पे जो है आप साफ तौर पे देख सकते हैं, मिथिला पेंटिंग के माध्यम से सहरसा जंक्शन को सजाया जा रहा है। जो मिथिला का धरोहर होता है, ऐसे में उस जो धरोहर है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये जो हम बना रहे हैं अभी, ये शंकराचार्य द्वितीय घटना जो हुआ था मंडन मिश्र के साथ और उनकी पत्नी विभूति, ये इसमें कहानी है जो हम लोग दर्शा रहे हैं अभी। और इसमें रामायण का जो है स्वयंवर का राजा जनक जी का जो स्थान है जानकी नगर, वहाँ का हमने थीम सब दिखाया है। और पेड़ पौधे को जो है पूरा और गोदना थीम भी है, इसमें ट्री ऑफ लाइफ का दिखाया गया है। हम लोग को बहुत अच्छा लगा रेलवे स्टेशन पर काम करके, बहुत अच्छा लगा। यहाँ हर एक जगह का पब्लिक आन जान रहता है, देखता है, उगता है। उन लोग को भी देश विदेश आगे जहाँ तहाँ इन लोग को जागरूक हो। ये जो मिथिलांचल का धरोहर है हम लोग तो भूलेंगे नहीं। जो पहले वाला जो लुप्त हो गया था पहले वाला ज़माना का, वो सब भी अभी दिखाए हैं। कुछ ओखली में कुछ धान काट रहा है, जैसे जल जीवन हरियाली है वो पानी लेकर के जा रहा है। नदी में पानी कल में सूख गया तो नदी से पानी लेकर जा रहा है। यहाँ कृष्ण जी भी है, गणपति जी है और ये मंडप मिश्रा का ये थीम जो है ये भी बनाए हैं। जो नए बच्चे हैं जो नहीं जान रहे हैं, वैसे बच्चों को भी जो है इस पेंटिंग के माध्यम से जीवंत पेंटिंग जो पुराना 3 दशक कई दशकों से चला आ रहा है, ऐसे में जो है जो नए बच्चे हैं जो नहीं जान रहे हैं उनको जो है पेंटिंग के माध्यम से दिखाने का कोशिश किया जा रहा है, जो कि समझे जो यहाँ का पौराणिक चीज़ें क्या है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। सामाजिक कोषांग के तहत विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन की राशि करीब 3 गुनी बढ़ाए जाने के बाद समाज कल्याण विभाग अब इस बात की जांच में जुट गया है कि कहीं मुर्दे तो पेंशन नहीं उठा रहे हैं। विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी ने इस योजना में नए बुजुर्गों को जोड़ने के लिए जीवित होने का प्रमाण पत्र लगाने पर काम शुरू किया है। साल 2022 में लाभार्थियों का सत्यापन किया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में बुजुर्गों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके उनके बैंक खाते में पेंशन की राशि जा रही है। बिहार में कैबिनेट के फैसले के बाद समाज कल्याण विभाग पूरी तरह से एक्शन में आ गया है कि कहीं मुर्दे तो पेंशन नहीं उठा रहे हैं। बताते चलूं, कुछ दिनों पहले बिहार में कैबिनेट में फैसला हुआ था कि अब वृद्धा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी जाएगी। और ऐसे में फैसले के बाद समाज कल्याण विभाग उन बुजुर्गों की तलाश में जुट गई है जिनकी मौत हो चुकी है। समाज कल्याण विभाग ने इस योजना में जो नए बुजुर्ग हैं उन्हें जोड़ने की भी कवायद तेज कर दी है। इसके साथ साथ जीवन प्रमाणीकरण करने का निर्णय लिया है। सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया है कि साल 2022 में लाभार्थियों का वेरिफिकेशन हुआ था, तब से अब तक लाखों बुजुर्गों की मौत हो चुकी है
लेकिन उनके खाते में अब भी वृद्धा पेंशन की राशि जा रही है, जिससे जिन बुजुर्गों की उम्र 60 साल हो गई है उन्हें हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक लक्ष्य के हिसाब से पेंशन की राशि दी जाती है। जीवन प्रमाणीकरण होने से सही लाभार्थी की जानकारी मिल जाएगी। पटना जिले की अगर बात करेंगे, कुल 1,92,308 बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन की राशि मिल रही है। इनमें 11,421 बुजुर्ग का भौतिक सत्यापन हो चुका है, लेकिन जीवन प्रमाणीकरण में 619 बुजुर्ग मृत मिले हैं। 36 बुजुर्गों का कोई पता नहीं चल पा रहा है और जो वृद्धा पेंशन के लिए EKYC कराना है एक तरह से अब अनिवार्य कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर समाज कल्याण विभाग कैबिनेट के फैसले के बाद सभी अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है कि अब ऐसे बुजुर्गों की तलाश करें जिनकी मौत हो चुकी है और अब भी वो वृद्धा पेंशन की राशि उठा रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।